Hello everyone, welcome to you all in this the new videos. Today I am talking about the syllabus of CSEET। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 12th के बाद आपको कंडक्ट किया जाता है और इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो में जाके वहाँ से आप बेसिक नॉलेज लें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने बार होते हैं साल में और इसमें कौन कौन से बैठ सकते हैं, तो सारी जानकारी हमने फर्स्ट वीडियो में दे चुका है। और हम इस सेकेंड वीडियो में यह बात करेंगे कि जो इसका है वो सिलेबस का क्या है और जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा और हर सब टॉपिक्स पे जाऊंगा। तो अब अगर आपको इसकी ज़रूरत है तभी यहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेना है इसके सिलेबस के अलावा, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो को प्रेफर कर दें। वहाँ 8 मिनट का वीडियो है, आप उसे आप सिंपल से देख सकते हैं, तो उसे आप देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम बात करें इसका सिलेबस के बारे में। तो मैंने ये जो है, अगर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो तो इसमें 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर में सबसे पहला पेपर इसका होता है बिजनेस एंड कम्युनिकेशंस का। बिजनेस और कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स आपको समझ जाए कि इसमें सबसे इसमें सब टॉपिक्स है इसेंशियल ऑफ द गुड इंग्लिश। आपको एक अच्छी अंग्रेज़ी आना चाहिए जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज ऑफ द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, वॉइस, आर्टिकल्स, टेंस, प्रीफिक्स एंड द सुफिक्स एंड द पंक्चुएशन। ये आपके ग्रामर के पोर्शन है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप इसे लिख लें, इससे आपको बेटर होगा, नहीं तो मैं इस वीडियो का आपका लिंक में मैं डाल दूंगा। और द सेकेंड इज रीचिंग द वोकैबुलरी चॉइस ऑफ द वर्ड्स, सिनोनिम्स, कॉमन एरर इन द इंग्लिश वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्लिप्ड। उसके बाद होमोफोन्स, एडम्स एंड फ्रीज, प्रोवर्ब्स, एब्रिविएशंस, पारा जंबल्स और सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शंस, फॉरेन वर्ड्स एंड द फ्रेजेस कॉमनली यूज। उसके बाद कंप्रहेंशंस और द यूजेज एंड द आर्टिकल समराइजिंग। आप हमको बात आप देखेंगे कि फॉरेन वर्ड एंड द फ्रेजेस कॉमनली यूज, जो आप इसका मतलब होता है कि जो विदेश में जो बातें होती है और उसमें कौन कौन से फ्रेजेस जो है वो यूज़ होता है। तो इसको आपको हैंडल करने के लिए इसलिए ज़रूरी कहा गया है क्योंकि आप एक सेक्रेटरी के पद पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप कंपनी में होते हैं, तो वहाँ आपका कंपनी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम करती है, तो आपको उनका भी भाषा आपको ईजिली से समझ में आए। इसके लिए जो भी कैंडिडेट ये एग्ज़ाम देते हैं तो उनसे ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ है आपका कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस में आपका आएगा कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक्स है, बिलीव ऑन मी। और कम्युनिकेशन से बहुत सारे चीज़ हो जाता है। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, हम बात पहुंचा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है और हमसे भी कोई बेटर पहुँचाएगा और हमसे भी कोई ख़राब पहुँचा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल, हर व्यक्ति का कितना कम्युनिकेशन स्किल है। बात वही किया जाता है, बस कहने का तरीका बदल दिया जाए तो बात का मतलब कि वो पूरा जो सेंस होता है और सुनने वाले दोनों को का जो मीन्स है वो बदल दिया जाए, तो वही आपको कम्युनिकेशंस में कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द गुड कम्युनिकेशंस। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, रिटन एंड ओरल एंड द विजुअल, ऑडियो विजुअल्स, चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। चॉइस ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में आप पढ़ने, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वर्टिकल सर्किट, चेन व्हील, स्टार, कॉमनली यूज मीडियम, डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल, एसएमएस, वॉइस मेल, मल्टीमीडिया। उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन कन्वर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद लिसनिंग स्किल टाइप्स, पर्पस, स्टेप्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग एंड द वेज टू ओवरकम द बैरियर्स। इसका मतलब है सीधा सीधा समझ लें कि आप जो बात करते हो उसमें कौन सी रुकावट आती है, उसको कैसे हम दूर करें। तो इन सब सारी चीज़ों में, क्योंकि जब आप एज ए सेक्रेटरी लेवल पे आप काम करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको बात को ना मानेंगे या
ओपिनियन कुछ और होगा और आपसे उनका अलग ओपिनियन होगा, तो वहाँ आपको हैंडल करना होगा और अपने बात को सही साबित भी करना होगा। तो इसके लिए ये चीज़ें पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड में आता है बिजनेस एंड द करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस में भी अगर हम बात करें तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में आपका बिजनेस लेटर, इट्स इसेंशियल पार्ट्स टाइप्स में इट्स इसेंशियल टाइप, उसके बाद सैल्यूटेशंस, पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज, परस्यूसिव मैसेज, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट्स, इंटर एंड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑर्डर्स, ऑफिस सर्कुलर्स, मैंडेटरियम और ऑफिस नोट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जिसे भी हम कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ अ वेब, इंटरनेट ई करस्पॉन्डेंस, उसके बाद इंटरनेट बेनिफिट्स एंड इसका पर्पस, email features and the procedures to the write a formal email and email etiquettes। उसके बाद आप देखिए फॉर्मल्स और मेल की हम एक फॉर्मल मेल ईमेल्स कैसे लिख पाए, तो इसके बारे में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ईमेल, सब्जेक्ट लाइन, फॉर्मल ग्रीटिंग्स, टारगेट ऑडियंस, रीडर्स, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, फॉर्मल क्लोजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड द फीडबैक। देखिए इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि जो आप ईमेल जो लिखे हैं उसका हेडिंग कैसा हो, क्योंकि हेडिंग्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप हेडिंग से चीज़ों को देखते हैं और उसका वैल्यू उसी लेवल से आप मतलब कि आप उसी सीरियसनेस के साथ आप उस चीज़ों को लेते हैं। तो आप एज ए सेक्रेटरीट पद पर बैठते हैं, तो वहाँ से आप किसी को मेल लिखें तो आपको लगे कि ना किसी ने मेल लिखा, तो मेल भी लिखने की एक फॉर्मेट होती है। तो आपको ये जो आप इस सारे चीज़ों के अपने कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंस में आपको ये आना चाहिए कि किसी को कैसे मेल लिखे ताकि उसे हम मुझे रिस्पॉन्स जल्दी से जल्द दें। तो ये सब सारी चीज़ होता है जिसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना और इसे अच्छा मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं तो मैं बता दूं एग्ज़ाम थोड़े से टफ लेवल पे होता है, तो इसको हल्का में ना लें और इसमें आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके यू कैन एबल टू द गेट एग्जाम्स। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एंड आपका व्हाट यू आर द प्रेजेंट सिनेरियो और जो कंडीशन है उससे आप ना घबराएं। प्लान first you have to plan the exams and plan the syllabus and download it from the link that is given in the description box, or if you can go to the website and where you can find out the whole the syllabus and prepare yourself. So this is a tip from my side, and then you are able to crack the exams। उसके बाद आप देखिए कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, जो कि बिजनेस में कोई एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी होता है उसे भी आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि टर्म्स डिफाइंड अंडर वेरियस लॉज। क्योंकि देखिए बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप एक कंट्री में रहते हैं तो उसका एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशंस होता है, उसके अंदर भी आपके काम करना पड़ता है। तो लाजमी सी बात है कि आप एक अच्छे पद पर बैठे तो आपको कंपनी चलाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज बना रखे हैं उसका भी जानकारी होना जरूरी है। तो वही रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल टर्म एंड एक्सप्रेशन। तो ये फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल हो, जितने भी सारे चीज़ करते हैं वो एक लॉज के अंदर हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसा चीज़ बना दें जो कि आपका रूल्स को अवॉइड करे। जैसे कि आप अगर कोई क्रीम आप बनाते हैं तो उसमें ऐसा ना हो कि आप जो है वो काला लोग हैं उनको आप गंदा तरीक़ा से दिखाएं, तो इस तरह से नहीं, क्योंकि इसके लिए भी एक नियम है, राइट टू इक्वालिटी। कोई गोरा दिखे या काला दिखे सबको बराबर वैल्यूज करना है। तो अगर आप क्रीम ला रहे हैं मार्केट में तो आप ये देखें कि मैं काला जो आदमी है उसको हम बिना आप उसे अफेक्ट किए हुए, बिना उसका एक जो इमेज है सोसाइटी में या जो उसका पर्सनल उसका बिना कोई हार्म किए हुए आप अपना क्रीम का प्रचार कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस लॉज में आपको पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड जो मैंने बताया था शुरू में कि इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे, तो सेकंड पेपर ये तो हुआ फर्स्ट पेपर। हमें लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाएगी अगर हम सारे चीज़ को बताएंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट पेपर था जो कि 50 मार्क्स का था। सेकंड पेपर दैट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड द लॉजिकल रीजनिंग। देखिए अब हम इसमें सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, लीगल एप्टीट्यूड में ये होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरीक़ा से आना चाहिए, जिसमें आपका प्रॉब्लम लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे रूल वगैरह पास होते हैं, तो इसके आपका बेसिक नॉलेज हो। क्योंकि मैंने बता दिया कि आप कोई भी एक कंट्रीज में रहते हैं तो उसका एक अपना नियम होता है। आप एक सेक्रेटरीट के लेवल पे हम तो वहाँ आप रूल्स बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से रूल्स मेरे वैलिड होंगे, कौन से नॉन वैलिड होंगे, नहीं तो कुछ भी आप बना देंगे। तो इसके लिए आपको क्या हो, तो नॉलेज हो। दूसरा हो एलिमेंट्स ऑफ द जनरल नॉलेज एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स एंड लॉ टर्म्स। देखिए, कुछ जो गवर्नमेंट होती है वो कंपनीज के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किया है और कितना उसको छूट देने की बात की है, कितना उस पर सब्सिडी देगा, हम मुझे कितना बेनिफिट होगा। तो ये सारे और कौन कौन सी पॉलिसीज है, जैसे कि अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ आपको पोल्यूशन पे भी काम करना होता है, ताकि हम इन्वायरमेंट को भी ठीक रख सके। आप एम्प्लॉयमेंट को, आप जितने भी लेबर हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके साथ आपका बिहेव कैसा हो, तो उसके लिए भी एक लॉ है कि आप उनके साथ आप मिसबिहेव ना करें। तो या आपके जो भी साथ आपका काम करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसके लिए अभी एक लॉ है, तो उससे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा एलिमेंट्स कंपनी सेक्रेटरीट रेगुलेशन। देखिए, आप कोई भी एक आप सेक्रेटरीट पद पर जाते हैं तो आपका क्या रोल हो, आप कोई भी प्रॉब्लम को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे। क्योंकि देखिए, आप एक कंपनी में जो एक लेबर होता है या जो एक हाई लेवल्स पे बैठे एक इंसान होता है, तो आप ये जो है वो आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, आपको उनको अपने प्रति किस तरह से रखना है, तो इन सारे चीज़ों के लिए और आपका उसमें मेन रोल क्या है, क्योंकि आपका रोल समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें बेटर समझ में आती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसे आराम से देखें तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप PDF पढ़ लें और अपना टाइम टेबल जो भी है वो बना के आप तैयारी शुरू कर दें। तो जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मैं आर्ट्स में का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, या डॉक्टर हूँ, तो उस हिसाब से ना पढ़ाई करूँगा। अगर मुझे इंजीनियरिंग का है तो मुझे पता होना चाहिए कि चीज़ों कैसे बनता है, हमें जो सामान है उससे कैसे पैसा कमाना है, या उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना है। तो ये सब सारी चीज़ मुझे नॉलेज होना चाहिए एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और आप सेक्रेटरी पद पे हैं तो वहाँ का आपको बेटर नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए ये नियम बनाया गया। और इसमें आपका लीगल रीजनिंग आएगा। लीगल रीजनिंग में आपका देखिए, इसमें आपका ब्लड रिलेशंस और इस ब्लड रिलेशंस टर्म्स और कुछ सब टर्मोलॉजी होता है, मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस, उसे आप जरूर देख लें। ये टोटल कितना का था, 50 मार्क्स का। 2 सेक्शन हमने डिस्कस किया, फर्स्ट सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन आपका था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द सेकंड आपका सब्जेक्ट था वो लीगल एप्टीट्यूड एंड द लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स, नियम, इस पर आपको फोकस करना होगा और आपको रीजनिंग आना चाहिए, तो आप इस सेकंड पेपर को आप इजी से हैंडल कर लेंगे। थर्ड पेपर में इकोनॉमिक एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, एक है आपका इकोनॉमिक, आपका आर्थिक जो है वो उसके बारे में भी पढ़ना होगा, एंड बिजनेस इन्वायरमेंट कि आप जो है वह कंपनीज को प्रॉफिट पहुंचाएं विथआउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। आप बिना इन्वायरमेंट को आप मतलब कि बिना इन्वायरमेंट को घाटा पहुंचाओगे, आप अपने कंपनी को किस लेवल से आप फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में ये मतलब यहाँ पढ़ना होता है। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं ईंट का, अगर आप ईंट का देखे हो कारखाना, क्योंकि ईजिली दिख जाता है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ आप देखे होंगे कि जो उसका एक नियम है कि आप जो भी आप चिमनी लगाएं उसका हाइट क्या होना चाहिए। आप जो स्मोक है जो उसके बाद जो निकलता है उससे पहले आपको उसको फिल्टर करके इन्वायरमेंट में छोड़ना है, ताकि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी हार्म ना हो और स्पेशली हमारा इन्वायरमेंट का ज़रूरत ना हो। क्योंकि हमें जितना इकोनॉमिक ज़रूरत है, जितना हमें लग्जरियस लाइफ की इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमें नेचर्स का भी इम्पोर्टेंट समझना होगा। तो उसके लिए ये यहाँ से आपको 25 मार्क्स का वेटेज है, तो आप इसे देखिए। दूसरा चीज़ है कि आप वेटेज के हिसाब से भी पढ़ें, क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि इंटर्नशिप सिनेरियो है, और उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको जनरली वही इन्वायरमेंट पढ़ना है
उसके बाद लीगल टर्मिनोलॉजी, इन्वायरमेंट के साथ साथ क्या आप गवर्नमेंट का ने नियम बना रखा है उसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप देखिए जो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि इस पर नियम बनाता है, जो कि बेसिक अवेयरनेस अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे कि नीति आयोग के जो इंडिया के लिए है उस पर MCA, SCBI, RBI, IIB, CCI, NCLT और NCLAT, इसके आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप ये देखें कि ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने कौन कौन से नियम बनाया है और उसके बारे में बिल्कुल पढ़ें, तो आप इजीली जान पाएंगे कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बढ़ रहे हैं। मतलब ये आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको ये होना पड़ेगा क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, मतलब कि आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हाँ ये जो नियम है वो कैसे बना, वो कैसे बना और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इससे क्या मतलब कि इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट होगा, तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानना होगा। पेपर 4 की बात कर लें तो इसमें है करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो मैंने बताया था करंट अफेयर्स में, देखिए करंट अफेयर्स में आप 2 पोर्शन आते हैं, एक स्टैटिक आता है और एक हिस्ट्री आता है। तो करंट अफेयर्स करने का मतलब है कि आप इसमें स्टैटिक्स पे मतलब फोकस करें कि आपका हाल फिलहाल में कौन सी चीज़ें चल रहा है, या आप ये फोकस कर लें कि मैं जब से एग्ज़ाम में दे रहा हूँ उससे 5-6 या 8 महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ है तो उस पर आप नज़र रखें, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं अभी बता दूँ, जैसे कि आपका अभी जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई है वो हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, या अभी कोरोना आया था वो पेंडेमिक से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें और इसमें आप देखिए करंट अफेयर्स में आपका पॉलिटिकल्स मुद्दे नहीं आते हैं, आपको इस चीज़ पे नहीं करना है और कि पॉलिटिक्स के ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स या जो ये लोग बयानबाजी करते हैं, तो इन सब सारी चीज़ से क्वेश्चन नहीं था, बेकार की चीज़ें होती है। देखिए इसके अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर फोकस करें। इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे बनाया गया है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है जैसे कि आपको BRICS, SAARC, G20, BIMTS, तो इन सब इनके वेबसाइट पे आप जाएं कि इन्होंने क्या क्या नियम बना रखे हैं और क्या क्या नियम चल रहा है, तो इससे आप इजली जो है वह आप जान पाएंगे। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ सकता है, बुक एंड देयर अथॉरिटीज से। उसके बाद कौन कौन से अभी हाल फिलहाल में अवार्ड किसको दिया गया है, जैसे कि किसी को ऑस्कर मिल गया हो, किसी को आपका ओलंपिक्स में मेडल जीता हो, तो वो सब चीज़ आपको बारे में बात करना होगा। दूसरा है आपका करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आपको देखना होगा कि हाल फिलहाल में राजनीति में क्या चल रहा है, उससे मतलब नहीं कि उसके डिसीजन से कौन सी प्रभावित है, मतलब कि कौन डिसीजन लेने से कौन सी चीज़ प्रभावित है और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें नुकसान हो रहे हैं, और एज ए सेक्रेटरीट हमें पॉलिटिक्स लोगों से कैसे मतलब कि गवर्नमेंट के साथ एक कैसे रिलेशंस बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और IT कंप्यूटर्स स्पेस लेटेस्ट डेवलपमेंट से आ जाएगा क्वेश्चन आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी आपका डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, ये सब सारी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड इथिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट एंड इथिक्स एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हाँ देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होता क्या मतलब, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होता है कि हम जो विदेश के साथ हम अपने आप को राजनीतिक संबंध, मतलब कि उनसे बिजनेस करना है तो उसके लिए कुछ लॉ बनेगा, कुछ इंटरनेशनल लॉज है, तो इन सब के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये सब सारी चीज़ आप देख लें। उसके बाद पार्ट बी में जो मैंने बोला था कि 2 हिस्सा में होता है, तो पार्ट बी आपका कम्युनिकेशन स्किल था। तो इसमें 3 तरह के आपको स्किल होता है। सबसे पहले आप इसमें लिसनिंग स्किल, और दूसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड थर्ड आपका क्या तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल। ओरल कम्युनिकेशन स्किल में देखिए जैसे लिसनिंग स्किल में होगा कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसमें कुछ बोलेगा, उसके बाद बोलेगा कि मैंने क्या बोला, ऐसे करके कुछ होता है, तो वो आपको उसमें कुछ टॉपिक्स देंगे तो वहाँ। दूसरा बात आपका लिसनिंग स्किल में बोलेंगे कि मैंने जो बोला उसमें ग्रामर मिस्टेक का है, तो उस सब चीज़ें। उसके बाद आपका वोकैब टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर बोला जाएगा कि लिखिए
तो उससे देखना है। उसके बाद आपको कोई एक पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गलत है। उसमें से जनरली ग्रामर्स और प्रीपोजिशन आप देख लें, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स और एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और जेरांड वगैरह, तो आप देख लें तो बेटर होगा, क्योंकि यही सब ज़्यादा गलत होता है। शॉर्ट नोट्स राइटिंग, एसे राइटिंग और एप्रीसियस राइटिंग। देखिए एप्रीसियस राइटिंग होता क्या नहीं होता था। एप्रीसियस राइटिंग ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ दे दिया गया हो 10 या 20 सेंटेंस में या 2 या 4 पन्ना में, तो उसको पढ़ने के बाद आपको कौन सी चीज़ें उसमें अच्छा लगा और किस चीज़ के हिसाब से आप इसमें प्रीसियस राइटिंग होता है कि 1/3 ऑफ द टोटल जो आपने लिखा उसको आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, और उससे आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि उससे पूरा भाव जो हो वो चीज़ का वो सामने निकल जाए। बाकी इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो है वो आप देख लें। ओरल कम्युनिकेशन में आपको क्वेश्चन देना होगा, कोई टॉपिक मतलब कि लिखा होगा, उस पर आपको ऑन करके वहाँ आपको बोलना होगा। तो ये सब सारी चीज़ों का कुछ आपको टर्म्स दे दिए जाएंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इससे आपको पता चले कि आप किस तरह से बात करते हैं। कहीं तो ऐसा नहीं कि आप बात करते करते रुक जाते हैं या कहीं शर्मा जाते हैं, या क्योंकि आप वहाँ जब रुकेंगे तो AI उसे रिकॉर्ड, क्योंकि उतना दिखाएगा कि इतना मतलब समय में और किस स्पीड से बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत तेज़ से बोल देते हैं, कई चीज़ों को धीरे 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 बोलते हैं। तो सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और मैंने इस सारे सिलेबस की चीज़ें थी वो बता दिया। अगर आप चाहें तो आप इसे स्लो या स्पीड करके देख सकते हैं, और आप नोट कर लीजिए, और बाकी मैं कोशिश करूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर दें, और वहाँ से आप आराम से देखकर और वहाँ से अपने हिसाब से इसे आप टाइम टेबल या आप जिस तरह से कवर करना चाहते हैं आप कवर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम थोड़ा सा एक टफ लेवल पे है, और इसमें बनने के बाद थोड़ी सी ये होती है कि आप एक हाई लेवल पे जा सकते हैं। जनरली इससे आपको तैयार करने में 9 to 1 ईयर्स आपको लग जाएंगे। तो ये था पूरा इन वीडियोस का मेरा मकसद, और पूरा मैंने इसमें सिलेबस डिस्कस कर लिया, और हमने पहले ही बता दिया कि बेसिक वीडियोस मैंने बना दिया है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए और आपको अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।